इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बुद्धाचरण जी, MIT के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, माननीय पूर्व मंत्री और संसद सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन के भी हमारे अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल डॉक्टर मानसुख वानी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री R पाटिल जी, प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी पद्मश्री, मेरे मित्र श्री राहुल कराड जी, यहाँ पर पुणे में उपस्थित सभी मेरे नौजवान मेरे दोस्तों, सभी माननीय सज्जनों देवियों, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं और मित्रों, मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है कि जो आज मुझे पुणे में MIT में मुझे जो भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार से जो मुझे सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं MIT इंस्टीट्यूट का, सभी इस कार्यक्रम के आयोजकों का मैं बहुत मैं आभारी हूं। और ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों युवाओं का है, जिसके लिए जो है आप लोगों ने मुझे जो है उसके लिए चुना। मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूं, लेकिन जो है आप लोगों ने इसके लिए मुझे चुना और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं। और जो आपने ₹1.25 लाख का जो चेक भी दिया है, मैं इसको बहुत सम्मानपूर्वक मैं स्वीकार करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको भी और ₹1.25 लाख जो है इसमें मैं देना चाहूंगा अपने मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की याद में, कि हम 2 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर हम स्कॉलरशिप दें ₹1.25 लाख की। उसके लिए जो है मैं भेंट करना चाहूंगा कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है इसको मैं भेंट करना चाहूंगा। और इसके लिए जो है आप लोग भी तय करें कि कौन जो है मेधावी भी है और जरूरतमंद भी है, ताकि जो है वो जो है यहाँ पर आपके स्कूल में सीख करके देश के लिए जो है बहुत कुछ कर सकें। जो राष्ट्रीय ध्वज जो मैंने चुना, राष्ट्रीय ध्वज जो है कि जो लड़ाई थी ये प्रतीकात्मक लड़ाई थी, एक सिंबॉलिक जेस्चर। जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि अमेरिकन जो है अपने अपने घरों में बहुत गर्व से अपने देश का झंडा लगाते थे। तब मुझे हुआ कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा लगाऊं। लेकिन उस समय एक अमेरिकन ने मुझे जो है एक हिंदुस्तान का झंडा मुझे भेंट किया। और जब उस समय मैं 20 वर्ष का था, जब मैंने भारत के झंडे को छुआ, उसे जब लगाया, जिस तरह का हर्ष, जो प्रेरणा जो मैंने अनुभव की, उसको मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैंने जब उसको लगा के रखा, जिस तरह की मुझे प्रेरणा मिली, लेकिन उसको आप सब भी अनुभव कर सकते हैं। जब मैंने आगे इसको लगाना शुरू किया और उसमें सरकारी अफसरों ने उस पर एतराज किया कि इसको हर आदमी नहीं लगा सकता, इसको केवल जो है सरकारी या तो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, केवल सरकार में जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, केवल वही उसको लगा सकते हैं। तब मुझे मेरे मन में ये हुआ कि अगर अपने ही देश में मैं अपने ही देश का झंडा अगर मैं गर्व से नहीं लगा सकता, तो फिर विश्व के किस कोने में मैं लगाऊंगा। और इसके लिए मुझे तो इसी से प्रेरित होकर के, और मेरे हमेशा मन में ये था कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है, तो अपने धर्म से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर वो केवल यही दर्शाता है कि वो एक सच्चा हिंदुस्तानी है और उसे अपने देश से प्यार है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसमें उस समय ये शुरू हुआ था 1993 में, और इससे 10 वर्ष से ज्यादा इसके अंदर लगे। लेकिन आज जो है हम सबको ये इतिहास में पहली बार है जब हमें ये हिंदुस्तान के लोगों को यह हक मिला है
कि हम अपना ध्वज खुद लगा सके, क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर किसी न किसी का राज रहा, चाहे आज से हजारों वर्ष पूर्व चाहे राम राज्य हो, चाहे अशोका का था, चाहे मौर्य का था, उसके बाद हमारे देश में मुगलों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा, हमेशा झंडा किसका रहा? राजा का। और जब हम आजाद हो गए और आजाद होने के बाद एक प्रजातंत्र बन गए, एक गणतंत्र बन गए, उसके बाद जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बन करके रह गया। तो मुझे जो है बहुत खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमारा एक मौलिक अधिकार इसको घोषित किया 23 जनवरी 2004 को। और मेरा सपना यही है कि हर व्यक्ति राष्ट्र के सबसे बड़े प्रतीक को घर घर में इसको एक प्रतीकात्मक रूप से इसको लगाए, इसको दर्शाए और इससे प्रेरित होकर इसके उद्देश्यों के प्रति जो है अपना जीवन व्यतीत करे। अगर हर व्यक्ति अगर अपना खुद का काम ठीक से करे, अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं, आप अपना काम जो है अगर राष्ट्र के हितों को आगे रखकर करें, तो जो है दुनिया की कोई ताकत जो है हमें हिंदुस्तान को विश्व के अंदर नंबर 1 होने से नहीं रोक सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो है आप MIT में भी, और इसके लिए मैं फराज साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि MIT के अंदर भी जो है हर रोज जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, ताकि हर रोज जो है हम लोग राष्ट्रीय ध्वज से हम प्रेरित हो सकें। और मैं समझता हूं कि आज हम सबके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। आज हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 70% जो जनसंख्या हमारे देश की वो 40 वर्ष से कम की है। लेकिन ये एक सुनहरा अवसर है और ये सुनहरा अवसर हमेशा नहीं रहेगा। 2025 के बाद हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बुजुर्ग हो जाएगी और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस विश्व के जिस देश की तरक्की की, वो तरक्की उस समय की जबकि वहां के युवाओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो आज हमारा देश भी उसी सुनहरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर आज हमने हमारे युवाओं को बेरोजगार रहने दिया, आज अगर हमने अपने देश के युवाओं को अगर देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर उनको योगदान देने के लिए अगर हमने मौका नहीं दिया, तो जो है ये उन युवाओं के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश ये मौका हमेशा हमेशा के लिए गंवा देगा। इसलिए आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है हमारे देश की, सरकार की, समाज की, युवाओं की, सभी की, कि हम सब जो है बढ़ चढ़कर अपने देश के लिए जो है हम काम करें। और ये झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हमें ये याद दिलाएगा कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है, ना कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया। आज हमारे देश में जिस तरह का हमें नेतृत्व मिल रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं समझता हूं उन जैसा सच्चा कर्मठ निष्ठावान हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जैसे माननीय लोगों का जो है हमें नेतृत्व मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। और हम सब लोग अगर मेहनत करें, हम सब लोग अगर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि मैं ये देखता हूं ज्यादातर लोग जो है हम लोग सरकार पर बहुत ज्यादा आश्रित रहते हैं, गांव में चले जाएं और चले जाएं। और मैं समझता हूं कि प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी इस बात से मानेंगे कि हम बहुत ज्यादा जो है सरकार के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। तो अगर हम सरकार पर जो अपनी निर्भरता छोड़ दें, हम आत्मनिर्भर बने और जो है जो काम हम कर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के हाथ में, किसी नेता के हाथ में कोई जादू नहीं है कि कोई आए और सब काम जो है अपने आप हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सपनों का भारत बनाएं, अपने सपनों का महाराष्ट्र बनाएं, अपने सपनों का पुणे बनाएं, तो उसके लिए जो है हर व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है अपने सपनों का पुणे, सपनों का महाराष्ट्र, सपनों का हिंदुस्तान हम बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के भव्य आयोजन के सभी आयोजकों का मैं बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जब इस तरह का जब कहीं मुझे आशीर्वाद मिलता है, कहीं मुझे सम्मान मिलता है, तो मन में एक ही बात आती है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों की मेरे से आशाएं हैं, आप लोगों की जो देश के युवाओं से जो आशाएं हैं, हम जो है आपकी आशाओं पर खरे उतरें, आप लोगों का सर जो है हमेशा हमेशा फख्र से ऊंचा रखें। एक बार फिर मैं आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। याद कर रहे हैं मातृदेवो भव,
पर ना ही आप भूले हैं अपने पितृदेव भव को। उनकी स्मृति प्रीत्यर्थ आपने जो हमारे विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया है, उसके लिए हम सभी की तरफ से जोरदार तालियां। धन्यवाद गोविंद जी। Friends, today we all are worried about the gold rates going up, but we have a wise person between us who caters to the green gold, that is the field of agriculture, who has nurtured it, who has catered it, and he is also aware that this green gold will definitely avail us the yellow gold. Friends, a person who is a visionary, who knows every business, whether it is running a college or running any grocery business, the most important factor is business management. None other than Honorable Professor Anil Gupta, the management guru. साथियों, प्राण बंधु, मेरे बड़े भाई समान विजय दत्ता जी, आदरणीय मुख्य अतिथि, अन्य सम्मानितगण, अभी मेरे युवा मित्र, जिनको आज से तो मैं कही सकता हूँ अपने भाई को, उन्होंने बड़ा ही साल गर्भित वक्तव्य दिया और एक बड़ी अच्छी बात कही जिसको दोहराना जरूरी है कि समाज में आत्मनिर्भरता को न केवल एक संस्कार बनाना होगा बल्कि उसको एक स्वभाव बनाना होगा, हमें आदत बनानी होगी इसकी। आज से 17-18 वर्ष पूर्व एक सवाल था मेरे मन में। पढ़ाता हूँ भारतीय प्रबंध संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अहमदाबाद में, कंसल्टेंसी भी करता था, बड़े बड़ी कंपनियों को भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में खूब सारा पैसा मिलता था, बहुत सम्मान मिले, मशहूर हुआ, बहुत सारे पेपर छापे, दुनिया भर में घुमा, हार्वर्ड में पढ़ाया, कहीं कहीं जाकर पढ़ाया। तो सवाल था कि जो सम्मान मुझे मिल रहे हैं क्या वो सिर्फ इस बात के लिए है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छी शोध करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ बच्चों को, या इसमें योगदान उन लोगों का भी है जिनकी जानकारी और ज्ञान के बारे में नहीं लिखा। तो दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि अगर उनकी जानकारी का इसमें योगदान है तो मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न उठाऊं और देखूं कि उसके अंदर जो मेरी आमदनी है उसका कितना हिस्सा उन लोगों के पास गया जिनके ज्ञान ने ये सम्मान और सारा जो मेरी आमदनी की साधन थे उनमें बढ़ावा दिया। तो बहुत ग्लानि हुई जब मुझे ऐसी कोई लाइन दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि मैं शोषण के काम करता हूँ समाज के अंदर, साहूकार शोषण करते हैं, कई बार जमींदार भी शोषण करते हैं, तो मैं भी शोषण कर रहा हूँ। मैं ज्ञान के बारे में शोषण कर रहा हूँ, जमीन के और पैसे के बारे में शोषण करते हैं, तो मुझ में उन्होंने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो एक अनुभव हुआ तो तकलीफ होनी स्वाभाविक थी और बहुत दिन सोचता रहा कि एक दिन तक परेशान रहा कि क्या इसका इलाज है। ये नैतिकता के प्रश्न हैं, इसका जवाब विज्ञान और प्रबंधन की किताबों में तो मिलेगा नहीं, और तकलीफ बहुत हो रही थी इस बात से। एक समाजशास्त्री के रूप में कोशिश रहती है कि समाज के जो संदर्भ हैं उसको एक ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाए। जहाँ पर तो मेरा खुद का जो व्यवहार था उसी पे उंगली उठ गई थी खुद मेरे द्वारा। तो मन में एक दिल स्वभाव एक भाव पैदा हुआ मधुमक्खी का, हनी बी, कि मधुमक्खी जो करती है ये हम कर पाएं तो शायद ये ग्लानि से उभर पाएंगे। मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल को जोड़ती है और यदि फूलों का पराग लेती है तो फूलों को शिकायत नहीं है। तो हमने हनी नेटवर्क की स्थापना की और ये माना कि अगर आज के बाद लोगों का ज्ञान, लोगों की सूझबूझ, लोगों की खोज, लोगों के आविष्कार, लोगों का पारंपरिक ज्ञान उनको गुमनाम करके नहीं लिया जा सकेगा दुनिया के अंदर। और जो भी हम बात कभी सीखेंगे उसको क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों के साथ बांटेंगे। अंग्रेजी समझने वाले बहुत कम लोग हैं देश के अंदर, और अगर कर्नाटक किसान को या कारीगर को सीखना है गुजरात में क्या हुआ तो उसको कन्नड़ भाषा में बताना पड़ेगा, मराठी भाषा में बताना पड़ेगा। तो अलग अलग भाषाओं में हनी बी के संस्करण शुरू हुए और हर जानकारी को उस व्यक्ति के नाम के साथ जिसने हमको तक पहुंचाया, जो हमारे सूत्रधार थे जिन्होंने ढूंढा था, और जो व्यक्ति थे जिन्होंने शोध की थी उनके नाम पहचान के साथ हमने उद्धत करना शुरू किया। और हर अंक के अंदर नीचे पंक्ति होती थी, विल यू स्टैंड बाय द IPR ऑफ द पेजेंट्स, यानी कि आप जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनके बौद्धिक संपदा के अधिकार के समर्थन में खड़े होंगे क्या। अब
उस समय 1988-89 में तब तो WTO भी नहीं था और कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं था, ट्रिप्स भी नहीं था, फिर भी कोई बात करता नहीं था। लेकिन मन में एक बात आई कि गरीब किस बात में अमीर हैं, तो पता लगा कि वो उनके जो ज्ञान है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी सूझ बूझ है, उनके कम साधनों में जिंदा रहने की ताकत है, उसमें बड़े संपन्न है। पर अगर वो ज्ञान भी उनसे ले लिया गया बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी जवाबदेही के, तो उनका और ज्यादा शोषण हो जाए। तो इस भावना से ये नेटवर्क शुरू हुआ। मेरे विद्यार्थी, कुछ मेरे अध्यापक, मेरे सहयोगी जुड़े इसमें, और बड़ी खुशी है कि सन 93 में ट्रस्टी स्थापना हुई। सन 97 में हमने गोष्ठी की IIM के अंदर, और तब तक हमारे पास 5000 मेंबर थे, और हमने एक सवाल उठाया कि भाई ये काम बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान को इकट्ठा करके बांटा तो सही, लेकिन उसके ऊपर आधारित धंधे नहीं लगे, तो रोजगार के कारण अवसर पैदा नहीं हुए। तो गुजरात सरकार ने मिलकर हमारे साथ एक ज्ञान नाम की संस्था बनाई, गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, जिसका मकसद था कि निवेश, इन्वेस्टमेंट, उद्यम यानी एंटरप्राइज और इनोवेशन यानी कि सूझबूझ, इन तीनों के क्षेत्रों को जोड़ना। उसके बाद जारी रही शोध यात्रा, और सन 99 में भारतीय सरकार के साथ जब बातचीत हुई, काफी समय तक डॉक्टर विजय केलकर उस समय सचिव थे, डॉक्टर DL शर्मा थे वहाँ पर आर्थिक माध्यमों के सचिव, सबसे बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, इस बात को आगे बढ़ाने की शायद जरूरत है, और संसद में वित्त मंत्री ने एक फाउंडेशन बनाने की घोषणा की, जिसको जो देश की जो सूझबूझ है उसका एक राष्ट्रीय पंजी, राष्ट्रीय नेशनल रजिस्टर बनाएगी, औपचारिक विज्ञान और औपचारिक ज्ञान को जोड़ेगी, और लोगों की बौद्धिक संपदा के अधिकार की सुरक्षा करेगी और उनके ऊपर आधारित धंधे बनाने की कोशिश करेगी। इस तरह से डॉक्टर मशेलकर, जिनके बारे में परिचय करने देने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने शायद अकेले ही देश के अंदर सूझबूझ, अन्वेषण और नई नई जानकारी पैदा करने के प्रति जो जागरूकता पैदा की है, ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने अकेले इतनी बड़ी जागरूकता फैलाई है समाज में। उनकी अध्यक्षता में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी कि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, और उसकी वजह से पिछले 5 वर्षों में, आप शायद विश्वास न कर पाएं, 400 से ज्यादा जिलों से 50,000 अनुभव सूझबूझ से हमने इकट्ठे किए। महाराष्ट्र की अगर उदाहरण दूं तो आर पाटिल, जिन्होंने एक माचिस की तिल्ली पर शोध किया। आप सब माचिस की तिल्ली इस्तेमाल करते हैं, और वो तिल्ली बल्कि लकड़ी थी। अब अंदाजा लगाए कितनी लकड़ी जाती है, जंगल करेंगे उसके लिए। उन्होंने शोध किया कि ऐसे रेशे का इस्तेमाल किया जाए जो किसान खेतों में उगा सकता है, उसमें कोई ऐसी गोंद लगाई जाए, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता अभी क्योंकि उसका बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित है, और उससे माचिस तिल्ली बनाई, जिसपे स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी ने हमारे साथ खराब करने के लिए कोशिश करी, क्योंकि उनको लगा कि दुनिया के अंदर ऐसे तरीके बनी नहीं होता। विषय है गोपाल भाई, जिसे उन्होंने साइकिल से खेती करने के लिए खूब बनाया महाराष्ट्र के अंदर। राष्ट्रपति जी ने जब उनका सम्मान किया तो उन्होंने खुद चला के देखा उसको, कि गरीब व्यक्ति भी, और बब्बे जी हैं जिन्होंने किस्म बनाई धान की, यूनिवर्सिटी ने उसके अपना नाम तो लगा दिया, लेकिन किसान को शायद उसका कोई श्रेय नहीं मिल पाया। वो किस्म आज बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं, गुजरात में बिकता है वो बीज, लेकिन उनके पास यदि पैसा उस बीज से पहुंचा नहीं, क्योंकि उनके बौद्धिक संपदा के अधिकार की सुरक्षा हम नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी खोज महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, अभी हम लोगों ने 16वीं शोध यात्रा पूरी की केरल के अंदर इसी जिले में, जहां बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं दुर्भाग्यवश, क्योंकि खेती जो है उनकी टिकाऊ नहीं रही है। वहां पर इलायची, काली मिर्च और बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन उनके अंदर लड़ीदा, उसके दाम कम हो गए हैं, खर्चा बढ़ गया है, किसान बड़ा मजबूर है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही साधन है जिसके हमारे पास कमी नहीं है, जिसको हम पढ़ा सकते हैं और काफी साधनों तक कर सकते हैं, और वो साधन है ज्ञान, सूझबूझ, यानी कि नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नॉलेज इंटेंसिव एंटरप्राइजेस। अगर ज्ञान को समाज बनाना है, जैसे कि राष्ट्रपति जी हमारे प्राय कहा करते हैं, तो ज्ञान का अनुपात किसी भी उद्यम के अंदर, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बढ़ाना होगा, और जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उसका अनुपात कम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट साइंस में उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन, यानी कि मटेरियल्स कम हो और ज्ञान बढ़े, तब हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा समाज सस्टेनेबल टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान अभी जो नीति बनाने वाले उनका है नहीं। मैं अपनी योजना को प्रकट करूं तो बताऊं कि अभी जो राष्ट्रीय योजना बनी है गरीबी दूर करने के लिए और रोजगार देने के लिए, उसमें गरीबों के पास हाथ है, पैर है और मुंह है, दिमाग की कल्पना नहीं की गई इस योजना के। मैं इस मंच को सबके सामने कहूंगा कि बड़े बड़े विचार करते हैं पार्लियामेंट, हमारे
हमारे संसद में भी, हमारे योजना मंत्रालय में भी, लेकिन उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि लोग तुम्हारा दिमाग ठीक है। यानी कि अगर हमको रोजगार पैदा करने हैं गांव के अंदर, तो हम उनसे मजदूरी और काम ना कराएं खाली। वो तो आज से 5-10 साल पहले सही बात हुई, 50 साल पहले भी शायद बात सही थी, 5 साल 10 साल पहले भी बात सही थी। लेकिन जब से भारत ने स्वप्न देखा है समाज को ज्ञान आधारित बनाने का, तब से ये बात सही लगती कि हम उनकी सोचने की, उनकी सूझबूझ की, उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता को आधार न बनाए रोजगार का, बल्कि उनकी पत्थर तोड़ने के क्षमता को आधार बनाते हैं रोजगार का। ये कुछ सुनकर थोड़ा तकलीफ होती है इससे। बड़ी बड़ी मशीन है। मोदी और पिछली सरकार ने इसको काफी बढ़ावा दिया। आप कभी जाएं उसकी वेबसाइट पर, incredibleindia.com पर, तो वहां पर एक आपको फोटो दिखेगी राजस्थान की महिला जो सिर पर बहुत सारे पानी लेके जा रही है। अब मुझे नहीं समझ में आता ये देश के मानस को क्या हुआ है कि हम अपने सैलानियों को बुलाना चाहते हैं, टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं देश में क्या देखने के लिए कि हमारे राजस्थान में हमने कितने हम उदासीन लोग हैं, कितने आलसी लोग हैं कि 5,000 साल को महिला से तो खाली पानी को, और हम उसके लिए कोई समाधान नहीं कर पाए। अब टूरिस्ट लोग कहते हैं आइए देखिए कि हमारा समाज कितना जागरूक है। तो हमने ये समस्या 2 साल पहले में IIT मद्रास, सभी IIT में जाता हूँ, विद्यार्थियों से बात करता हूँ, तो IIT मद्रास में शास्त्रा होता है, टेक्निकल फेस्टिवल, तो मैंने उनके सामने समस्या रखी कि भाई इसका इलाज करो तुम लोग, राइट हो, हमारे देश की जान हो, हमारे देश की शान हो, तुम लोगों के पास की क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि आप सबका एक दायित्व है कि जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उनको बेंचमार्क कर दिया जाए, उनको आधारभूत तरीके से आंक लिया जाए और उनके साथ ना जीने की एक कदम उठाई जाए। जितना समाज जुड़ गया, अब उनके साथ आगे और नहीं जिएंगे। तो जब ये समस्या मैंने बताई तो विद्यार्थियों ने, एक विद्यार्थी ग्रुप था जिसने बहुत अच्छा समाधान किया। बोला आप वाटर जैकेट नहीं बना सकते हैं लोग, यानी कि आपने जैकेट बनाई है, यहाँ पर स्टैंड लगा दिया, 5 लीटर पानी आगे है, 5 पीछे है, हाथ भी खाली, सिर भी खाली, कम से कम उसके गांव में पानी नहीं पहुंचा पाए, उसकी तकलीफ तो कम कर दिया हमने। ईश्वर ने सिर्फ बनाया था बोझा उठाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवा लोगों में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी सोचने की संभावना है, लेकिन अगर कमी है तो हम अध्यापकों की कि हमने उनको चुनौती नहीं दी, हमने उनको कमियों के साथ जीना सिखा दिया, उनके साथ उनको असहनशील नहीं बनाया, उनको इम्पेशेंट नहीं बनाया कि वो उसके साथ उसको सहे ना अपने समाज के अंदर। पिछले 8 वर्षों में 2,700 किलोमीटर की शोध यात्रा हर गर्मी हर सर्दी में हम लोग चलते हैं। अगली शोध यात्रा उड़ीसा में होगी मई के महीने में, गर्मी के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। आप जिन लोगों को समझना हो समाज में क्या हो रहा है, अच्छा हमारे साथ चलें और देखें कि गांव के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, इतनी क्षमताएं हैं, क्यों ये समाज उनका सम्मान नहीं कर पा रहा, क्यों उनके ऊपर आधारित नीतियां नहीं बना पा रहा, क्यों नहीं उनके धंधों को। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज विजय भट्ट ने जो कहा मेरे को कि उनके पास एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़े युवा लोगों की सेना है जो जिन जानकारियों के ऊपर आधारित धंधे लगाने का प्रयास करेगी, उनके प्रोडक्ट बनाएगी, गाँव में उनका व्यापार होगा और एक हॉरिजॉन्टल एक समतल व्यवस्था बनेगी बाजार की, जिसमें एक गांव की माल दूसरे गांव में जाएगा, बजाय इसके कि सिर्फ शहरों का माल गांव में जाए। अगर गांव की लोगों की आमदनी बढ़ानी है तो गांव का माल शहर वालों को खरीदना पड़ेगा। मैं यहाँ उपस्थित लोगों से पूछूं, पिछले 1 हफ्ते में आपने जो खाना खाया, आपने जो कपड़े पहने, उसमें कितनी चीजें गाँव से आई आपके बन के गाँव के लोगों से, तो शायद आपके पास बहुत अच्छा जवाब नहीं होगा उसका। लेकिन अगर तरक्की करनी है तो इसके अलावा वो गुजारा नहीं है भाई कि हम उनकी चीजें गुणवत्ता के तरीके से बनवाएं और उनको बाजार से दें। पिछले 3 वर्ष से IIM के अंदर हम लोग ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल करते हैं, जिसमें कोदरी, बाउंटा, राबड़ी, इनके जो बड़े पकवान हैं लोगों को खिलाते हैं। दिसंबर 10 और 11 को 22,000 लोग आए हमारे कैंपस में 2 दिन के अंदर। 5-5 रुपये की टिकट लेकर उन्होंने किसानों के द्वारा बनाया हुआ खाना खाया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा खाना, हमारा ज्ञान, हमारी परंपराओं में आधारित जो शोध की परंपरा है हमारे समाज में, उनके ऊपर आधारित बहुत अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ सकते हैं, बाजार में आ सकते हैं। और जैसा अभी मैंने कहा, श्री पाटिल जी ने कहा कि विकास की एक नई दिशा खुल सकती है, जिसके अंदर ज्ञान और हमारा जो स्वाभिमान है उसको आधार बनाया जाएगा। अंत में एक उदाहरण दूंगा, प्रेम सिंह सैनी है, बच्चा 10वीं फेल है, अपना पलचाना गांव है माला के पास। आप सबके पास, बहुत से लोगों के पास देखा हूँ सेलफोन है, मेरे पास भी है। अब क्या होता है, आजकल महाराष्ट्र में होता होगा कि बिजली जो है गांव में रात को आती है, शहरों में दिन आती है। अब ट्यूबवेल चलाना रात के टाइम, क्या करें, किसान को सोने का रात खाते हैं, हाँ कहीं नहीं, हम लोग सो सकते हैं, उसको रात को जाना चाहिए क्योंकि पानी अगर रात बिजली रात को आएगी तो पानी लगाने के लिए जाना पड़ेगा। तो प्रिंस सिंह ने क्या बनाया, सिर्फ 450 रुपये का आप सेलफोन से अपना ट्यूबवेल ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। नोकिया और सैमसंग जो कंपनियां हैं दुनिया की, वो ये उम्मीद हमको नहीं दे पाई, लेकिन वो लगातार परेशान है, बहुत दुखी है, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है कुछ कर नहीं पाई।
बड़ी बड़ी कंपनियां भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। अब हमारी सीमा ये है कि जब तक ये प्रोडक्ट बन के बाजार में नहीं आ जाए, ट्यूबवेल बनाने वाली कंपनियों की अभी एक कॉम्प्यूटर से डेमेज की बहन आई है, मैंने कहा कि मैं अपने ट्यूबवेल में अपने पंप सेट के अंदर ये साधन लगाना चाहती हूँ ताकि ये सुविधा ग्राहकों को मिले, किसानों को मिले। एक बहुत बड़ी कंपनी है टेलीफोन की, उसके अध्यक्ष ने हमसे बात की कि क्या ये सुविधा लोग अपने फोनों में लगा सकते हैं। मतलब कि ये ज्ञान जो है यहाँ से पूरी दुनिया में जाएगा। मियामी में एक भाई है, उसने हमसे पेड़ पर चढ़ने का यंत्र खरीद लिया। इसने बनाया अपन चलने का रबर से पेड़ पर चढ़ने का यंत्र, पेड़ पर चढ़ने का छोटा सा साधन। अमेरिका की सारी सूझबूझ, रॉकेट तो बना सकते हैं वहां पर चांद पे पहुंचने का, लेकिन पेड़ पर चढ़ने का यंत्र नहीं बना पाई वहां के बजाय। वो उनको खरीदना पड़ा हमारे देश के एक सूझबूझ वाले व्यक्ति से। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। हम अमेरिका में बेच लेते हैं, सिंगापुर में बेच लेते हैं अपनी मशीनों को, पाकिस्तान में बेचा हमने अपनी मशीनों को, हिंदुस्तान में बेचने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ का समाज जो है आजाद तो हो गया, दिमाग गुलाम है यहाँ का। तो मेरा अपने युवा लोगों से 4 शब्द बताऊंगा उनको जाने से पहले। एक अध्यापक हूँ तो मेरा दायित्व है कि कुछ देके जाऊँ बच्चों को। पहला शब्द है उत्सुकता। कई बार मुझसे पूछते हैं सर आप काम करते हैं इतना, क्या बात है, थकान नहीं होती? क्या कभी होती है थकान, लेकिन इसका एक राज है, मैं राज बता रहा हूँ अपने जीवन का। पहला शब्द है उत्सुकता। अगर उत्सुकता हमारे मन में होगी नया कुछ सीखने की तो उत्साह पैदा होगा। दुनिया में कोई ताकत उस उत्साह को और छुपा नहीं सकती आपसे। और अगर उत्साह आ गया तो मिलेगी ऊर्जा। कभी आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, रात के 12 बजे आपकी आंखों में वही चमक होगी जो सुबह के 9 बजे होती है। सवाल नहीं था कि आप थक जाए, सवाल नहीं था थक जाए। उत्सुकता, उत्साह और ऊर्जा, और अगर ऊर्जा आ गई तो फिर उल्लास की कमी जीवन में नहीं रहेगी। मैं आप सबको यही भेंट देते जाऊंगा कि जो उल्लास हमारे जीवन में वो बढ़े और हम सब उन्मुक्त होकर जीवन जी सकें, जिसके अंदर हमारे जो संप्रेषण की जो भावना है, संवेदना की जो भावना है, वो हमारे जीवन में बढ़े। संवेदना बड़ा अच्छा शब्द है। संवेदना यानी कि दूसरे की वेदना हमको वैसी ही लगे जैसे उसकी है। संवेदना से संवेदनशीलता बनती है। समाज संवेदनशील हो, भारत एक संवेदनशील राष्ट्र बने जिसमें एक दूसरे की तकलीफ को हम लोग समझ सकें, समाज को जोड़ सकें एक दूसरे से, न कि बांटें उसको। उस समाज के अंदर सद्भाव हो, सहयोग हो और सूझबूझ हो। ऐसे भारत की कल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ मैं सीरीज लाया हूँ और कुछ अनेक पत्रिका के अंक हैं। मैं अपनी बहन से प्रार्थना करूंगा कि वो आप लोगों को जिनकी इच्छा हो पढ़ने की और देखने की और जिनमें थोड़ी उत्सुकता हो वो उसको लें और अपने साथ अपने साथ न च राज्यभार्यं न मातृभाज्यं न च भारताहि व्यये वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है, ज्ञान है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, न उसका कोई भार होता है। और ये ज्ञान हम इस विद्या की प्रांगण में है, आदान प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद सर जी। कारगिल युद्ध का आंखों देखा हाल जो हम तक पहुंचाया, मानो कोई झांसी की रानी, मीडिया की मानी जानी मानी हस्ती श्रीमती बरखा जी अब खुद तो आ नहीं पाई प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण, पर उन्होंने संदेशा जरूर भेजा है। मैं एनडीटीवी के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री इम्तियाज जमील जी, वो आपके लिए ये संदेश करेंगे। Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Till 10:30 in the night yesterday, Barkha's program was fixed. She was to attend this function today in Pune, but because of some unforeseen circumstances, she couldn't make it. At around 12 o'clock in the night yesterday, she called me up and said that I should go and collect the award on her behalf and also to express her feelings. Firstly, she has asked me to convey sincere apologies for not making it to this function today, and secondly, a very big thanks to each and every one of you, and especially the Kalas, for giving her this honor. Ladies and gentlemen, just to make it doubly sure that I was going for the program today, she again called me up in the morning and I told her that Barkha, I'm going for the program, but as I'm going to represent you, you have to share the award with me, so I'm going to take all the cash and the trophies will go to Barkha. But I've also taken an assurance from her that in a convenient date, she is going to visit MIT and interact with the students, and especially the students
of the MIT School of Government. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद इंद्रजीत जी। बरखा जी को अपना कमिटमेंट बार बार याद दिलाते रहिएगा। पार्लियामेंट के अंदर तथा बाहर अपनी बुलंद आवाज से, अपनी कार्यशैली से पहचाने जाने वाली ऑनरेबल श्री दिग्विजय सिंह जी, आपको हम भाषण के लिए यहाँ पर निमंत्रित कर रहे हैं। Friends, let me tell you, towards the Government of India's special emissary of a different occasions, the special meetings, especially leaders like Fidel Castro, Saddam Hussein, Pervez Musharraf, he has been meeting these people on a special delegation. आज के समारोह के मुख्य अतिथि संस्थापक अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कराड़ जी, आज पुरस्कार पाने वाले 3 विजेता श्री आर पाटिल साहब, श्री नवीन जिंदल जी, श्री प्रोफेसर गुप्ता साहब, इस मंच पर बैठे इस देश और दुनिया के विद्वान डॉक्टर वानी और आज इस संस्थापक समारोह में शिरकत होने वाले देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं एक ऐसे समारोह में शामिल हो रहा हूं जिस समारोह की विशेषता है कि अपने पुरस्कार को देते समय दूसरों को उस बंधन में जकड़ने की कोशिश की जा रही है कि जिन शब्दों के साथ और जिस विश्वास के साथ यह पुरस्कार मैं आपको दे रहा हूं, उसकी इज्जत और गरिमा का ख्याल आने वाले अपनी जिंदगी में आप रखना, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत और शक्ति है। MIT में आने का यह मुझे तीसरा मौका है और जब इस संस्था के संस्थापक से मैं पहली बार मिला था और मुझे यहां आने का निमंत्रण मिला था और जब उनके स्वागत भाषण उस दिन भी मैंने सुने थे और आज भी मैं जब सुन रहा था, तो मुझको लगता है कि विश्वनाथ कराड़ की भाषा में भारत की 5000 वर्षों की संस्कृति और सभ्यता अपने आप झलकती है। बार बार उनका यह विश्वास, उनका यह आस्था कि हम संत तुकाराम के दिखाए हुए रास्तों पर चलेंगे, लेकिन जहां एक और वह संत तुकाराम की याद करते हैं, उनकी प्रेरणा से संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मन में यह विश्वास भी मैं देखता हूं कि दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं और दुनिया का जो भौतिकवादी अंश है, उसको भी हम इस संस्था के सहारे MIT के माध्यम से इस देश के लोगों को देना चाहते हैं। मैं विश्वनाथ कराड़ जी से इतना ही कहना चाहता हूं। विश्वनाथ जी, आप अपने भाषण में, स्वागत भाषण में कहते हैं कि हम दुनिया में जो नोबेल लॉरेट पैदा हुए, हम इस देश में इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से पैदा करना चाहते हैं। आपको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि दुनिया में नोबेल लॉरेट कितने पैदा हुए मैं नहीं जानता, उनकी संख्या कितनी है यह भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो इतिहास 5000 वर्षों का हमने पढ़ा है, उस इतिहास में संत तुकाराम का मुकाबला करने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसलिए आप जिस प्रेरणा से चल रहे हैं, उन्हीं प्रेरणाओं पर आधारित इस संस्था को चलाएं। यह भी याद रखिएगा कि भारत की शिक्षा दुनिया की शिक्षा से अलग है। भारत के 5000 वर्षों की संस्कृति और सभ्यता में शिक्षा का महत्व दूसरा था। दुनिया में शिक्षा का महत्व बाजार से देखा जाता है, उसके दौड़ने की क्षमता से देखा जाता है। भारत की शिक्षा साधना, त्याग और तपस्या से देखा जाता था। राजा का बेटा राजमहल में पैदा जरूर होता था, लेकिन गुरु के शिक्षा की इतनी ताकत होती थी कि राजा अपने राजकुमार को गुफाओं और जंगलों में, खंडराओं में अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता था, ताकि उसका राजकुमार एक योग्य व्यक्ति पैदा होकर अपने शासन को चला सके। ये भारत की शिक्षा और ताकत हो सकती है। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि आज दुनिया में वैश्वीकरण हो रहा है। डॉक्टर गुप्ता अपने भाषण में संवेदना शब्द पर बार बार जोर दे रहे थे। दुनिया में जो वैश्वीकरण हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन, प्रतियोगिता सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। प्रतियोगिता में संवेदना की कोई जगह नहीं होती है। प्रतियोगिता सबसे दौड़ में आगे चलने वाला व्यक्ति है, वही आगे बढ़ पाएगा, दूसरे का कोई स्थान नहीं होता।
भारत की संस्कृति और सभ्यता में संवेदना का सबसे ज्यादा महत्व रहा है, करुणा का सबसे ज्यादा महत्व रहा है, कंपैशन का सबसे ज्यादा महत्व रहा है। इसलिए कंपटीशन एंड कंपैशन कांट गो टुगेदर, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। MIT के लोगों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कंपैशन और कंपटीशन के बीच में, संवेदना, करुणा और प्रतियोगिता के बीच में अगर समन्वय स्थापित करके चलने में कामयाब हो सके तो यकीनन भारत के 5000 वर्षों की संस्कृति और सभ्यता के जिस धरोहर को लोग आप चलना चाहते हो, आप उस मंजिल की ओर आगे अवश्य बढ़ोगे। इस बात का ख्याल रखना, और यह भी ख्याल रखना कि जब भी कोई अच्छा काम करोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, लेकिन जब उपहास से भी नहीं घबराओगे, अपनी मंजिल की ओर चलने और बढ़ने का हिम्मत अपने मन में पैदा किए रहोगे, तो जो लोग उपहास करते थे वही लोग आपका विरोध करने लगेंगे। पहले तो जब उपहास करेंगे तो कहेंगे विश्वनाथ कराड नया भारत बनाएगा, विश्वनाथ कराड भारत के 100 करोड़ लोगों की चुनौतियों को स्वीकार करने का हिम्मत दिखाएगा। लेकिन जब लगेगा कि ये MIT और विश्वनाथ कराड उस ओर आगे बढ़ रहा है तो वही लोग आपका विरोध करेंगे। लेकिन जब विरोध से भी नहीं घबराओगे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे तो जो लोग उपहास, मजाक और विरोध करते हैं वही लोग जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। यही दुनिया में परिवर्तन का रास्ता है। चाहे इस देश में महात्मा गांधी ने हमें दिखाया हो, चाहे चीन में माओ से तुंग ने दिखाया हो, चाहे वियतनाम में हो ची मिन ने दिखाया हो, चाहे सोवियत संघ में लेनिन ने दिखाया हो, सबको इसी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ी है। और इसलिए मैं आपको एक और यहां बधाई देता हूं, आपने ऐसे पुरस्कार का आयोजन किया जिस पुरस्कार से आपने देश के उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया है जो आने वाले समय में इस देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज के इस पुरस्कार समारोह में जिन लोगों को आपने अपने अपने तरफ से पुरस्कृत किया है उसमें 3 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। RR पाटिल साहब, अभी उनको कहा गया कि विश्वनाथ कराड साहब के मन में उम्मीद है कि वो इस देश के लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे। मैं भी जब RR पाटिल साहब को बहुत दिनों पहले देखा था तो मुझे लगा था कि ये आदमी तो सचमुच कुछ काम के काबिल आदमी है। जब बातचीत मेरी हुई थी तो मुझे लगा था, लेकिन आज जब लाल बहादुर शास्त्री की बात कही गई तो मेरे मन में एक बात अचानक याद आ गई कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद में समझौता करने जा रहे थे तो एक पत्रकार ने मजाक में पूछा लाल बहादुर शास्त्री से, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसमें अपने को जोड़ रहा हूं। पूछा गया, शास्त्री जी आप ताशकंद में अयूब खान साहब से बात करने जा रहे हो, मुझे एक बात बताओ, आप इतने नाते आदमी, अयूब खान इतना लंबा चौड़ा आदमी, आप बात कैसे करोगे? मैं भी थोड़ा लंबा चौड़ा आदमी हूं और पाटिल साहब शास्त्री जी के करते आदमी, इसलिए वो घटना मुझे याद आ गई। जब उस पत्रकार साथी ने शास्त्री जी से पूछा तो शास्त्री जी ने कहा घबराइए नहीं, मैं नाटा आदमी हूं और अयूब खान लंबे आदमी हैं, आप इसलिए सवाल उनसे कर रहे हैं। याद रखिएगा कि मैं नजर उठाकर अयूब खान से बात करूंगा और अयूब खान नजर चुका के हमसे बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी को आपने पुरस्कार दिया है, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। नवीन जिंदल साहब को आपने पुरस्कार दिया है। नवीन को मैं एक लंबे समय से जानता हूं, राजनीति में और उद्योगपति की हैसियत से नहीं, बल्कि नवीन जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नवीन उसके एक होनहार खिलाड़ी, बंदूक की निशानेबाजी जिसको स्पीड कहते हैं, उसके वो इस देश के चैंपियन रह चुके हैं और उस हिसाब से एक लंबे समय से मैं उनको जानता हूं। कभी कभी मैं नवीन को मजाक में कहता हूं कि नवीन तुम्हारा जो शौक है निशानेबाजी, ये राजे रजवाड़े राजपूतों का शौक है, तुम्हारा शौक है पोलो खेलने का, लेकिन ये भी राजे रजवाड़े और राजपूतों का शौक था। तुम कहीं से हमें बलिया नहीं दिखते हो, मारवाड़ी नहीं दिखते हो, तुम्हारा पूर्व का संस्कार इस देश पर राज करने का था। और शायद इसी बात पर मुझे याद आता है कि जब इस होनहार नौजवान ने 20 साल में तिरंगे को अपने आप से चिपकाए हुए रखने का प्रयास और जज्बा अपने मन में भरा और इस देश के कानून के तहत वो अपराध था, तो इस व्यक्ति ने अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के 100 करोड़ लोगों के लिए
झंडे के सम्मान के साथ भारतीय अस्मिता को जोड़ने का जो प्रयास किया वह अनुकरणीय है। और आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि हर भारतीय अपने घर पर झंडा लहरा सकता है। जो अपने घर पर झंडा लहरा सकता है वही देश प्रेमी भी हो सकता है। और इस देश प्रेमी को आज आपने अपना पुरस्कार दिया है। मुझे लगता है कि आपने सचमुच इस सम्मान को सम्मानित किया है ऐसे लोगों को पुरस्कार देकर। बरखा जी भी हमारे मित्र हैं, एक हिम्मत वाली पत्रकारिता में शामिल होने वाली महिला, अपने जीवन में संघर्ष के साथ अपने नाम को कमाने वाली महिला। ऐसे व्यक्तियों को और प्रोफेसर गुप्ता को आपने जो पुरस्कार दिया है, ये सारे वो लोग जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्म से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। हम आप संस्थापकों को, जो इन लोगों ने इस स्मिता अवार्ड को बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब ये बनाया जा रहा था तो मैं भी इसमें थोड़ा बहुत हिस्सेदार था। मुझे आज प्रसन्नता है कि आपने इस तरह का पुरस्कार देकर इस काम को आगे बढ़ाया है, MIT की इज्जत और गरिमा को आगे बढ़ाया है। लेकिन जिन लोगों ने पुरस्कार दिया है, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं जिस इलाके में दिल्ली में रहता हूं, उस इलाके में ज्यादातर लोगों का मकबरा बना हुआ है, राजे राजों बादशाहों। मैं उन सब लोगों को अपनी आंखों के सामने देखता हूं। उनके मकबरे हैं, किसी का दरगाह है तो किसी के याद में छतरी लगी हुई है। और जब मैं वहां घूमता हूं सवेरे 5 बजे 6 बजे, कभी मैं जग गया तो उस इलाके में मैं घूमने जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो सारी इमारतें खंडहर बन चुकी है। कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उन मकबरों पर, उन राजे महाराजे के जो समाधियां बनी हैं उन पर। लेकिन एक मकबरा मैं वहां देखता हूं और वह मकबरा एक फकीर का है। उस मकबरे में मैं सवेरे से 6 बजे से ही देखता हूं और कभी शाम को टहलने जाता हूं तो शाम को भी देखता हूं। हजारों लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। और वह मकबरा किसी और का नहीं, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। आप पुरस्कार पाने वाले लोगों, मैं आपसे इतना ही उम्मीद करना चाहता हूं। तंत्र से, राजतंत्र से इस देश में लोगों ने सम्मान नहीं पाया। कोई भारत का प्रधानमंत्री बन गया हो, इससे भारत का सम्मान नहीं पड़ा। क्योंकि मैं जो देखा वो सब दिल्ली के बादशाह हैं जिनके मकबरों पर आज कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में शान से उनके बेटों ने, उनके पोतों ने वो मकबरे और दरगाह और वो समाधियां बना ली, लेकिन उन पर आज कोई नहीं जाता है। जो अपने कर्म से समाज को, देश को फकीरी की हालत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, आज उसी के मकबरे पर हजारों लोग फूल और माला लेकर जाते हैं। इसलिए अपने मन में याद रखना, अपने कर्म में याद रखना, हम 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में होड़ लगी है कि हम आगे बढ़े, अपनी ताकत और शक्ति के साथ अपने देश को ले चले। लेकिन याद रखना, जो बीता हुआ 20वीं शताब्दी है, 100 वर्ष का भारत का इतिहास, 21वीं शताब्दी में भी भारत की पहचान नहीं बन पाई। लेकिन दुनिया में अगर भारत की पहचान बनी तो 20वीं शताब्दी के 2 कर्मों से। और वह 2 कर्म था कि दुनिया भारत को याद करता है 20वीं शताब्दी में कि भारत के लोगों ने एक अदम्य साहस का स्वरूप दिखाया था। हम दुनिया में अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था। हिंदुस्तान में डूबता था तो अफ्रीका में डूब जाता था, अफ्रीका में डूबता था तो दक्षिण अमेरिका में डूब जाता था, और 24 घंटे उसके साम्राज्य का सूरज उगा रहता था। लेकिन इस देश में गांधी नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ जो निहत्थे, मजलूम और गरीब लोगों को खड़ा किया और अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से बाहर भगाने में कामयाब रह गया। सारे तोप, गोले, हथियार, दौलत सब मौजूद रह गए। गांधी अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हुआ। लेकिन उस साहस के साथ साथ गांधी ने इस लोगों के मन में एक सपना भी पैदा किया था। साहस का काम तो पूरा हो गया। भगत सिंह जैसा लोग इसी देश में पैदा हुआ साहस की मूर्ति के रूप में। 21 साल का भगत सिंह जब जेल में था तो कुछ लोगों ने उसको समझा दिया भगत सिंह के बाप को, अगर तुम्हारा बेटा वायसराय से माफी मांग ले तो वायसराय भगत की सजाए मौत माफ करना चाहता है। बाप का दिल माना नहीं, जेल में चला गया अपने बेटे से कहने के लिए कि भगत तू माफी मांग ले, अंग्रेज तुम्हें माफ करना चाहता है। और भगत सिंह ने कहा, पिताजी अगर मैं अपने आपके खून से पैदा नहीं होता तो जेल के सिकंजे में मैं बंद जरूर हूं, लेकिन मेरे हाथों में आज भी इतनी ताकत है कि दूसरा कोई यह प्रस्ताव रखता तो उसकी गर्दन इसी सिकंजे में पकड़कर तोड़ देता, अंग्रेज से कभी माफी मांगने की बात नहीं करता। यह था साहस का स्वरूप। लेकिन सपना आज भी अधूरा। जब मैं आपके सामने आ रहा था यहाँ बोलने के लिए, उसके एक ही दिन पहले हमारे सामने योजना आयोग की रिपोर्ट रखी गई और इस रिपोर्ट को जब मैं देख रहा था तो उस रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इस देश में 26% लोगों को 2 शाम की रोटी नहीं मिलती।
और 26वीं सदी का मतलब है 26 करोड़ लोग इस देश में 2 शाम की रोटी नहीं पा पाते। उसी रिपोर्ट में कहा हुआ है इस देश के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए हैं 800, उन 800 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन लोगों ने अपने नाम को लिखवाया है उनकी संख्या 4 करोड़ 12 लाख है। BA MA की डिग्री है, डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस देश में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, जिनके हाथों में काम की शक्ति है, लेकिन काम का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। 14, 4 और 26 अगर इसको जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये 47-48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देश की मुख्य धारा में नहीं है। मैं पुरस्कार पाने वाले लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको यह पुरस्कार मिला है। नवीन हमसे पूछ रहे थे कि अस्मिता अंग्रेजी ज्यादा पढ़े हैं, अमेरिका में रहे हैं, तो अस्मिता का मतलब हमसे पूछते थे कि दादा ये अस्मिता का मतलब क्या होता है। हमने कहा अस्मिता के कई मतलब होते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मतलब है वह यह कि जाने वाली पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने देश की इज्जत, धरोहर, उसकी गरिमा दूसरे पीढ़ी के हाथ में सौंप रही है। और आज का यह पुरस्कार जिन लोगों को मिला है वो इसी बात का द्योतक है कि आप लोगों से उम्मीद है। और आपसे MIT के लोगों ने क्या उम्मीद की है यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम तो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी ने साहस का भाव दिखाया था, आज इसका सपना अधूरा है। उस सपने को अगर आप साकार करने में कामयाब हो सके तो इस अस्मिता अवार्ड, इस अस्मिता पुरस्कार से सचमुच आप हकदार हो। हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, हम यही आशा करते हैं। और मुझको लगता है कि इन चुनौतियों को आप स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में हमेशा संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हिम्मत और प्रेरणा दूसरे लोगों को देते रहेंगे। याद रखना, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, लेकिन अपनी बात को समाप्त करते समय इकबाल की वह बात भी याद कर रहा हूं जो इकबाल ने कभी इस देश के बारे में कहा था। और वही बात मैं आज आर्य पाठक, नवीन जिंदल और प्रोफेसर गुप्ता को कह रहा हूं। इकबाल ने कहा था, न सर झुका के जिए हम, न सर छुपा के जिए हम, नजर से नजर मिला के जिए हम, जिंदगी की एक रात कम जिए तो कम ही सही, मेरी ख्वाहिश है मसाल जला के जिए हम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को और पुरस्कार पाने वालों को दोनों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।